दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का महत्वपूर्ण टॉपिक जॉन लॉक का सामाजिक संविदा या लॉक का सामाजिक समझौता। दोस्तों इसके पहले आपने लॉक के मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में आप लॉक के सामाजिक समझौता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों लॉक के विचारों में मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था की धारणा हॉब्स के विचारों की प्राकृतिक अवस्था की धारणा से पूरी तरह अलग है। लॉक के द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण तथा सहयोग की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें कुछ असुविधाएं थीं। वे असुविधाएं कौन सी थीं और व्यक्तियों को समझौता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण और आदर्श अवश्य थी, लेकिन उसमें कुछ असुविधाएं विद्यमान थीं। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण और आदर्श थी। इसमें लोग प्रेम सहयोग के साथ जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उसमें कुछ असुविधाएं थीं। प्राकृतिक अवस्था की पहली कमी क्या थी कि इसमें कोई प्रकट, सुनिश्चित और सर्वमान्य नियम नहीं थे, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों की व्याख्या अलग अलग ढंग से करते थे। दूसरी कमी ये थी कि इसमें कोई निष्पक्ष निर्णायक या जज का अभाव था जो विधियों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर सके। और प्राकृतिक अवस्था की तीसरी कमी यह थी कि इन निर्णयों को क्रियान्वित या लागू करने वाली कोई शक्ति नहीं थी, जिसके कारण निर्णय सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाते थे। तो ये तीन कमियां थी प्राकृतिक अवस्था की, जिसके कारण लोगों को समझौता करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो असुविधाएं थी, ऐसी स्थिति में होता ये था कि निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं की जा सकती थी, जिससे लोगों का जीवन असुरक्षित और अनिश्चित होने लगा था। ऐसी दशा में इन असुविधाओं को रोकने के लिए, नियमों की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड देने वाली शासन सत्ता की आवश्यकता हुई और इन्हीं असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि लॉक के प्राकृतिक अवस्था में कौन कौन सी असुविधाएं थी, जिसके कारण लोगों को प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलकर एक समझौता करने की आवश्यकता पड़ी। तो मोटे तौर पे इसमें जो नियम थे प्राकृतिक अवस्था में, वो नियम स्पष्ट नहीं थे, स्पष्ट करने वाली कोई एक सत्ता नहीं थी। और तीसरा कि इनका उल्लंघन करने वाले के लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं थी। इसी के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया। दोस्तों हॉब्स के समझौते से थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। हॉब्स के समझौते का मूल उद्देश्य जो था वो विधियों का निर्माण करना था। हॉब्स कहता है कि जो उसका संप्रभु है या राज्य के लिए जो व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया कि मैं अपने संपूर्ण अधिकार इस व्यक्ति को इस आधार पर देता हूं कि तुम भी अपने सभी अधिकार इसको समर्पित कर दो। तो इसमें जो संप्रभु होता था, जो एक लेवायथन हॉब्स के मतलब समझौता सिद्धांत में उभर कर आता था, वो संप्रभु विधियों का स्रोत था और उसके कहे गए वाक्य कथन जो होते थे वो कानून होते थे। तो हॉब्स के समझौते का मूल उद्देश्य विधियों या कानूनों का निर्माण करना था, जबकि लॉक के समझौते का उद्देश्य जो था वो विधियों की स्पष्टता के साथ व्याख्या करनी थी। क्योंकि हॉब्स की अवस्था में कानून कुछ नहीं था, जबकि जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी उसमें प्राकृतिक नियम विद्यमान थे। लॉक प्राकृतिक विधि का समर्थक था और प्राकृतिक विधि या नियम सार्वभौमिक रूप से विद्यमान थी। अतः समझौते के द्वारा विधि की व्याख्या स्पष्ट तथा निश्चित रूप में किया जाए, यही लॉक के समझौते का उद्देश्य था। दोस्तों हॉब्स की भांति लॉक के समझौते का स्वरूप भी सामाजिक था। हॉब्स सामाजिक समझौतावादी विचारक है, तो उसी प्रकार लॉक का समझौता भी सामाजिक समझौता था। हॉब्स के समझौते में व्यक्तियों ने आपस में मिलकर अपनी सारी शक्तियां एक व्यक्ति या राजा या शासक को सौंप दी थी, जिसे लेवायथन कहा गया। जबकि लॉक के समझौते में प्रत्येक व्यक्ति ने संपूर्ण समाज को अपने केवल वही प्राकृतिक अधिकार समर्पित किए जिनके प्रयोग से प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था फैलती थी।
हाब्स ने व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण लेवायथन को कर दिया था, लेकिन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने अपने सीमित प्राकृतिक अधिकारों का समर्पण किया उस समुदाय को जिसके प्रयोग से प्राकृतिक अवस्था में असुविधा फैलती थी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो लॉक के समझौते में व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखते हैं और केवल एक अधिकार जो है कानून की व्याख्या करने, उसे क्रियान्वित करने और उल्लंघन करने वाले को दंड देने का अधिकार जो है केवल उसी का त्याग करते हैं। व्यक्तियों ने उन अधिकारों को जो दिए नहीं जा सकते थे यानी अदेय थे उन्हें अपने पास ही रखे थे, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था। तो मोटे तौर पे या सामान्य रूप से देखा जाए तो लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल कानून की व्याख्या करने, उन्हें क्रियान्वित करने और इसका उल्लंघन करने वाले को दंड देने का अधिकार ही केवल सौंपा था एक व्यक्ति समूह को, जबकि उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार अपने पास रखा था। तो प्रश्न ये उठता है कि लॉक के समझौते में एक समझौता हुआ या दो? उसके विचारों में ऐसा अंतर्निहित है कि एक नहीं बल्कि दो समझौते होते हैं। यद्यपि लॉक ने स्पष्ट रूप से दो समझौतों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उसके वर्णन से ऐसा लगता है कि एक नहीं बल्कि दो प्रकार के समझौते किए गए। पहला समझौता ये था कि पहले समझौते से प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज या समुदाय की स्थापना की गई, जिसे नागरिक या राजनीतिक समाज कहा गया। दूसरे समझौते के द्वारा समाज के व्यक्तियों ने मिलकर शासन विषयक समझौता किया, जिसके द्वारा मूल समझौते को लागू करने के लिए सरकार की स्थापना की जाती है। तो यद्यपि लॉक ने कहीं भी स्पष्ट रूप से व्याख्यायित नहीं किया है, लेकिन अनेक विचारकों ने अंतर्निहित तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि लॉक में एक नहीं बल्कि दो समझौते हुए हैं। पहले समझौते के द्वारा एक नागरिक या राजनीतिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते से एक सरकार की स्थापना की गई। एक विचारक है सेबाइन का मानना है कि लॉक के विचारों में दो समझौते हुए, एक समझौते से समुदाय की स्थापना हुई तो दूसरे से सरकार की। इसी प्रकार अर्नेस्ट बारकर के अनुसार लॉक के विचारों में जो गतिविधियां हैं उनमें पहली गतिविधि समझौता है और दूसरी ट्रस्टीशिप है, यानी समुदाय ने अपने कार्यों को प्रभावी रूप से संपादित करने के लिए सरकार नामक ट्रस्ट की स्थापना की और समुदाय मूलतः ट्रस्टी है। इसी प्रकार लॉक के विचार से सरकार एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, यानी ट्रस्टीशिप की धारणा के अनुसार व्यक्तियों ने सरकार के रूप में एक ट्रस्ट का निर्माण किया है जो उनके हितों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई है। लॉक के समझौते में जो सरकार है वो असीमित और अमर्यादित नहीं है। हाब्स के समझौते में जहां लेवायथन को या संप्रभु को असीमित शक्तियां प्राप्त थीं, निरंकुश शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन लॉक के समझौते में शासक या सरकार को असीमित और अमर्यादित शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी लेती है और इस प्रकार लॉक एक सीमित तथा संवैधानिक शासन की आधारशिला अपने समझौता सिद्धांत के द्वारा रखता है और इसी प्रकार से उसने इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति का भी समर्थन किया था। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, लॉक के संविदा सिद्धांत के अनुसार एक नहीं बल्कि दो प्रकार के समझौते हुए थे। पहले समझौते से एक सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज की स्थापना होती है और दूसरे से शासक और शासित यानी सरकार और जनता के मध्य शर्तें निर्धारित होती हैं और सरकार की स्थापना होती है। दूसरा विशेषता है लॉक के समझौता सिद्धांत की कि इस समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार एक व्यक्ति को न सौंपकर संपूर्ण समुदाय को सौंपते हैं। हाब्स से पूरी तरह अलग है। हाब्स के विचारों में जहां व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति को सौंप दिए थे, वहीं लॉक के समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार एक व्यक्ति को न सौंपकर संपूर्ण समुदाय या कम्युनिटी को सौंपते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष होता है और इसलिए जनता के हितों की रक्षा और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उसका उत्तरदायित्व बनता है, जबकि हाब्स के समझौते में जो संप्रभु था वो समझौते का अंग नहीं होता था। लेकिन लॉक का सिद्धांत इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसमें शासक भी समझौते का अंग है।
चौथी विशेषता है कि लाक निरंकुश और असीमित सत्ता की नहीं बल्कि सीमित और संवैधानिक तथा मर्यादित शासन को स्वीकार करता है। इसके अलावा लाक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को भी स्वीकार किया गया है। छठी विशेषता है लाक के समझौता सिद्धांत की कि साथ ही लाक का मानना है कि यदि सरकार समझौते की शर्तों का पालन न करे और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे अपदस्थ करने या हटाने तथा शासक या सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो लाक वह प्रथम विचारक है जो कहता है कि यदि शासन या सरकार जनता के हितों की पूर्ति नहीं करती है, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं करती है, तो शासक के विरुद्ध जनता को विद्रोह या क्रांति का अधिकार है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लाक को क्रांतियों का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन क्रांति का जो उद्देश्य होना चाहिए वो जनहित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी व्यवस्था में क्रांति की जा सकती है या सरकार के विरुद्ध क्रांति कर दी जाए, ऐसा नहीं है। लाक कहता है कि जो क्रांति या विद्रोह होना चाहिए सरकार के प्रति वो जनहित के विस्तृत उद्देश्य को लेकर होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि लाक समझौता के द्वारा व्यक्तियों के अधिकतम स्वतंत्रता और सीमित तथा संवैधानिक सरकार की बात करता है। इसीलिए उसे उदारवाद की आत्मा अथवा उदारवाद का जनक या उन्नायक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया है। इसके अलावा वो सरकार के कार्यों को सीमित करने की बात किया है तथा यह भी कहता है कि सरकार वास्तव में समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से वह उदारवाद और लोकतंत्र को आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा लाक का सामाजिक समझौता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसके आगे एक वीडियो में आप देखेंगे कि लाक के सामाजिक समझौता में प्रमुख असंगतियां या विसंगतियां कौन सी हैं तथा लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विचारकों द्वारा प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें।